हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे। भारत माता दूजा अरविंद केजरीवाल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੇ ਐ ਪਰ ਉਹ बेईमान भारतीय हिंदू तो भी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और कैसे यह ऑपरेशन इंदिरा गांधी की मौत की वजह बना था। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में किसने बॉम्ब प्लान किया जिसमें 329 मासूम लोगों की जान चली गई थी। पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में आखिर खालिस्तान का कैसे उदय हुआ, इनके पीछे किनका हाथ है, आखिर इनको किन पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट है, आखिर कैसे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस एंड विंग विदेशों में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादियों को कैसे एक एक करके निपटा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू और हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारत, कनाडा और यूएस की बीच क्या स्थिति है, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कैसे किसान आंदोलन की आड़ में कुछ खालिस्तानी लोग हमारे लाल किले पर चढ़ जाते हैं और हमारे तिरंगे का अपमान करते हैं, और कैसे उसी किसान आंदोलन के बीच से कुछ खालिस्तानी नेता आते हैं और भारत को पंजाब से अलग करने की बात करते हैं और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की भी बात करते हैं। तो चलिए इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस वीडियो में आज पूरा हम डिटेल में चर्चा करके एक एक बातों को अच्छे से विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअल में इस कहानी की पूरी शुरुआत सन 1972 में होती है। उस समय पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलती है, जिसके बाद इंदिरा गांधी पंजाब में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, सिख समुदाय को लुभाने के लिए सिख समुदाय के एक बड़े नेता जय सिंह को पंजाब की मुख्यमंत्री बना देती हैं और पंजाब से अकाली दल के प्रभाव को कम करने के लिए इंदिरा गांधी कई संस्थानों के नाम सिख धर्म गुरुओं के नाम पे रख देती हैं। आपको लग रहा होगा कि आखिर खालिस्तान का इन सब बातों से क्या कनेक्शन है, लेकिन असली कनेक्शन यहीं से शुरू होता है। सन 1972 में जब कांग्रेस पंजाब की विधानसभा चुनाव जीतती है, उसके 3 साल बाद ही यानी 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस और इंदिरा गांधी को लेकर पंजाब में काफी आक्रोश था, जिसके बाद पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं पंजाब में एक बार फिर अकाली दल सत्ता में वापसी करती है। इंदिरा गांधी को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए उन्होंने पंजाब विधानसभा के चुनाव में अपनी हार को एक्सेप्ट किया। लेकिन कहीं न कहीं संजय गांधी इस हार को पचा नहीं पा रहे थे और वो इस हार को लेकर काफी चिंतित थे। पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद संजय गांधी पंजाब में दोबारा से सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, और यहीं पर संजय गांधी से बहुत बड़ी गलती होती है, जिसके बाद संजय गांधी कुछ ऐसे खालिस्तानी और सिख गुरुओं से मिलते हैं जो पंजाब को भारत से अलग करने की सोच रखते थे और खालिस्तान को सीधा सपोर्ट करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे संजय गांधी ने पंजाब की सरकार को गिराने के लिए अपने जाल फैलाने शुरू कर दिए। इसी बीच जय सिंह जो संजय गांधी की बहुत करीबी थे, संजय गांधी की मुलाकात भिंडरवाला से करवाते थे, जो सीधे तौर पर एक खालिस्तानी समर्थक था और पंजाब को भारत से अलग करने की राह देख रहा था। ये वही भिंडरवाला जो बाद में एक बहुत ही बड़ा खालिस्तानी आतंकवादी बनता है और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लेता है। संजय गांधी से मिलने के बाद भिंडरवाला का राजनीति में सीधा हस्तक्षेप बढ़ गया था और ये इसी का फायदा उठाकर अंदर ही अंदर खालिस्तानी मूवमेंट को तेज करने लगा और बहुत ही भारी मात्रा में पंजाब के अंदर हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने लगा, जिसके बाद भिंडरवाला और उसके समर्थकों का पंजाब के ज्यादातर हिस्सों पे कब्जा हो गया और पंजाब से आए दिन हिंसा की खबरें सामने आने लगी। 1984 में भारतीय खुफिया एजेंसी को कुछ सूचनाएं मिलती हैं कि पंजाब के अंदर भिंडरवाला कुछ बड़ा करने वाला है और उसके समर्थकों ने गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर और उसके अंदर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा कर लिया। गोल्डन टेम्पल एक बहुत ही पवित्र जगह थी, इसीलिए सरकार सीधी कार्रवाई से बच रही थी, लेकिन सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद सरकार ने गोल्डन टेम्पल को आतंकवादियों की कब्जे से मुक्त कराने के लिए सेना को आदेश दिया। आपको जितना आसान ये लग रहा है एक्चुअल में उतना आसान था नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना को गोल्डन टेम्पल को फ्री कराने के लिए टैंक तक का इस्तेमाल करना पड़ा था। उसमें मानो देश में ऐसा सिचुएशन बन गया था, मानो पंजाब में गृह युद्ध छिड़ गया है। वास्तव में उस समय स्थिति बहुत ही भयावह और डरावना थी। आखिरकार 5 जून को सेना और खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच सीधी लड़ाई शुरू होती है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 83 भारतीय सैनिक शहीद हो जाते हैं और 492 अन्य लोग मारे जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कांग्रेस और इंदिरा गांधी को लेकर सिख समुदाय काफी ज्यादा नाराज था, जिसके बाद बेअद और सतवंत सिंह नाम के 2 बॉडीगार्ड के द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे खालिस्तान का वर्चस्व भारत समेत यूएस और कनाडा में भी बढ़ने लगा। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में खालिस्तानियों के द्वारा उस एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बॉम्ब प्लांट किया जाता है, जिसके बाद उस घटना में 329 मासूम लोगों की जान चली जाती है और इन 329 मासूम लोगों के मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर खालिस्तान और खालिस्तान समर्थित आतंकवादी लोग हैं। ओवरऑल अगर अभी तक देखें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद और इंदिरा गांधी की हत्या और एयर इंडिया की इस घटना के बाद खालिस्तानियों का मनोबल बढ़ गया था।
आए दिन यूएस और कनाडा जैसे देशों में खालिस्तान और उसके समर्थक लोग भारत के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं और तिरंगे का अपमान करते रहते हैं। जिन्हें भी इंडियन कुत्ते ने टकाले के दिखाओ, आप भारत माता की है, साढ़े तरह लोगों की है। अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो कनाडा, यूएस और ब्रिटेन के कुछ हिस्से खालिस्तानी आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। हाल ही फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ था कि कैसे कनाडा में स्थित निजर की हत्या करवा दी गई थी और वहां के पीएम ने भारत के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगवाया कि भारत की गवर्नमेंट इसमें सीधा इन्वॉल्व है और भारत की गवर्नमेंट ने भारत की खुफिया एजेंसी लॉ का उपयोग करते हुए निजर की हत्या करवाई है। जिसके बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। ये पूरा मैटर चल ही रहा था, तभी इस पूरे मामले में यूएस की एंट्री होती है और यूएसए ने यहाँ पर भारत की लॉ और इंडियन गवर्नमेंट पर सीधा सीधा आरोप लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट और भारत की खुफिया एजेंसी लॉ पवन सिंह पन्नू को मारने की साजिश रच रही है। हाल फिलहाल में ये न्यूज सामने निकल के आ रही है कि विदेशों में वो लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, कनाडा हो, यूएस हो, वो लोग मारे जा रहे हैं जिनको भारत ने अपने यहाँ आतंकवादी घोषित और जिनका सीधा संबंध खालिस्तान और आईएसआई से था। हाल फिलहाल के कुछ सालों में देखा गया है कि पंजाब के अंदर खालिस्तान को लेकर काफी गतिविधियां उनकी बढ़ रही हैं और ये तभी पॉसिबल है जब पंजाब कर रही हो। मौजूदा समय में पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और कुछ समय पहले ही खालिस्तानियों के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर कैसे बताया था अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर इलेक्शन फंड दिए हैं और खालिस्तान को सपोर्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ मिलियंस फंड दिए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से खालिस्तान का पंजाब में उदय हो रहा है। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। पर इस पूरे मामले की तथ्य संचार पुष्टि नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये पहला आरोप नहीं है। इनके परम मित्र कहे जाने वाले कुमार विश्वास ने भी इनके ऊपर आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग खालिस्तान लोग हैं और ये पंजाब को भारत से अलग करने की सोच रखते हैं। आपने देखा होगा 2024 के आम चुनाव के पहले कैसे दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था और उसी प्रोटेस्ट के दौरान किसान आंदोलनों के बीच कुछ ऐसे भी लोग थे पंजाब को सीधे तो भारत से अलग करने की मांग रख रहे थे और प्रधानमंत्री की मोदी की हत्या करने की बात भी कर रहे थे। पंजाब ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਰ ਦੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੋਲ ਲੈਣ ਦੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੋਲਣ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो किसान आंदोलन में थे वो सारे खालिस्तानी थे, लेकिन अगर ऐसी आवाज उस किसान आंदोलन के अंदर से निकल के आती है तो ये किसान आंदोलन के नेताओं और किसानों की जिम्मेदारी बनती है और सिख समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आकर इन सब बातों का खंडन करें और ऐसे लोगों को चिन्हित करके किसान आंदोलन से बाहर करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, वरना आपके ऊपर भी खालिस्तान को सपोर्ट करने का आरोप लगता रहेगा। ऐसा नहीं कि सारे किसान और सारे सिख भाई पंजाब को भारत से अलग करने की बात कर रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे किसान भाइयों और सिख भाइयों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि देश में इतने दिनों से खालिस्तान को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन आज तक कोई सिख समुदाय या किसान समुदाय का नेता आकर खालिस्तान का विरोध नहीं करता है। यहाँ पर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सिख समुदाय भी इस्लामिक आतंकवाद की राह पर बढ़ रहा है। आपने पंजाब के अमृतपाल सिंह का नाम जरूर सुना होगा कि कैसे वो अपने एक समर्थक को छुड़ाने के लिए हथियारों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाता है और भयंकर बवाल मचाता है। और उस अमृतपाल सिंह का पंजाब और पंजाब पुलिस के अंदर इतना खौफ हो गया था कि पंजाब पुलिस ने उसके समर्थक को छोड़ने तक का ऐलान कर दिया था। लेकिन जैसे ये पूरा मामला मीडिया में आता है, होम मिनिस्ट्री की दखल होती है और उसके बाद अमृतपाल सिंह को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही अमृतपाल सिंह है जिसके ऊपर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगा है। हैरानी की बात क्या है कि 2024 में यह चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतकर सांसद बन जाता है। इसे हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या कुछ और, कि जिनके ऊपर आतंकवादी होने का आरोप लगा है, जिनके ऊपर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगा है, वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर हमारे संसद भवन में पहुंचते हैं। उसी संसद भवन में जहां से हमारा देश चलता है, हमारे देश के कानून बनाए जाते हैं और पूरे देश का संचालन किया जाता है। एक बार आप कल्पना करके देखिए कि हमारे देश का आने वाले समय में क्या हाल होगा अगर ऐसे ही आतंकवादी समर्थित लोग और खालिस्तानी समर्थित लोग चुनाव जीतकर हमारे संसद भवन पहुंचते रहे, तो आखिर इस देश का क्या होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।